हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो भी टॉपिक जो है वो सेल चैप्टर से है, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। तो चलिए आज आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक पे चलता हूँ और मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन और वैक्यूलर सिस्टम। ओके, तो इस सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्यों कहते हैं। दिस सिस्टम इंक्लूड्स एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, तो इसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम जो बना होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है, वैक्यूल से बना होता है एंड जो इंडो मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इन्वेलप होता है उसका वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ एंडोमेम्ब्रेन vacular bodies present in all types of cells except mammalian RBC एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन वैक्यूलर, वैक्यूलर का मतलब क्या होता है? जो अंदर से जिसमें वैक्यूलर हो, स्पेस हो, उसको कहते हैं वैक्यूल। जो वैक्यूल्स का बना हो उसको हम लोग वैक्यूलर बॉडीज बोलते हैं। और सिर्फ आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ये नहीं होते हैं। जो पहले भी मैंने आरबीसी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें बता दिया था क्योंकि जो ब्लड होता है वो ब्लड में किसी भी जो सेल होते हैं उसके सेल में किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। ओके, तो और इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स एंड कनेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के ये कहाँ तक कनेक्ट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्ट रहता है और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो सारे को ये परफॉर्म करता है। Presence of endoplasmic reticulum in the cytoplasm is discovered by Potter, Claude and Fulham। तो ये तीन साइंटिस्ट पॉटर, क्लॉड एंड फुलम, इन्होंने सबसे पहले बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ डबल यूनिट मेम्ब्रेन्स हैविंग कंसिडरेबल वैक्यूलर स्पेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी पहले ही मैंने बताया ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो ये क्या होता है, ये भी यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है, जो लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है और इसमें वैक्यूलर स्पेस, जो वैक्यूल होते हैं उसमें स्पेस होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ ईआर, यानी कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ईआर इज सपोज्ड टू एग्जिस्ट in two forms depending on the state of activities of the cells. These two types are SER. The first one is SER, smooth endoplasmic reticulum, and second one is RER, rough endoplasmic reticulum. Clear? तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? The SER exists in those cells which are practically inactive in protein synthesis. Okay, that is spermatocytes and leukocytes. Smooth नाम से क्लियर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होंगे वो वैसे सेल में मौजूद होंगे जो प्रैक्टिकली इनएक्टिव होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे दिया है आपको कि उसके दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, स्पर्मेटोसाइट्स जिससे स्पर्म फॉर्म होते हैं एंड ल्यूकोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी बनाते हैं, उनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इन दोनों में ये मौजूद होंगे। ओके, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट
major site for synthesis of lipid. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. यहाँ पे देख रहे हैं लिपिड लाइक, लिपिड की तरह कौन सा हार्मोन है, एस्टेरॉयडल। जितने भी एस्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। सेकेंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosomes on their surface is called RER or rough endoplasmic reticulum. The rough surfaced reticulum is characteristics of cells which are active in protein synthesis. Example: goblet cells, liver cells. Liver cells and गॉबलेट सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उन सेलों में क्या होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। In rough type, numerous microscopic granules of 100 to 140 angstrom diameter are present, which are known as ribosomes. Okay? तो इसमें क्या होते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको राइबोसोम्स कहा जाता है। उसका जो डायमीटर होगा वो 100 से 140 एंगस्ट्रम तक हो सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच है राइबोसोम, जो कि स्पेस वैक्यूलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, स्पोर एंड इसके जो वैक्यूल्स हैं सो यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, तो ये दो पार्ट है जिसका दोनों का यहाँ पे डेफिनेशन है यहाँ पे, और इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्यों स्मूथ कहा जाता है, क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। यहाँ पे देख रहे हैं, जब स्ट्रक्चर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो उसमें 3 फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। 3 फॉर्म होते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, नाम से क्लियर है यहाँ पे, ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। These are smooth walled structures with their diverse shape and irregular branching and have a diameter range from 50 to 100 micrometer. Okay. Generally, they are found in non-secretory cells which are engaged in synthesis of steroid compounds like cholesterol and glycerides, etc. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो होते हैं ये क्या होंगे, स्मूथ वाल्ड होंगे, यानी कि इसमें कहीं से राइबोसोम नहीं होगा, इस स्ट्रक्चर में कहीं से राइबोसोम नहीं होता, इसलिए इसके जो वॉल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं। ओके, उनका जो शेप होगा वो इरेगुलर शेप होगा, ब्रांचिंग होंगे इसमें। जनरली ये कहाँ मौजूद होंगे, जो नॉन सेक्रेटरी जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। They are also met in pigmented epithelium. Okay, जो कुछ pigmented epithelium होते हैं cells of retina, which are involved in the cytoplasm of vitamin A. वहाँ पे भी ये मौजूद होंगे tubules, और वहाँ पे pigmentation का भी वो फॉर्मेशन करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ट्यूब्यूल का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका, जो सेकेंड फॉर्म है वो है सिस्टर्नी। Porter gave the term cisternae to structures which are parallel, raised, interpreted as flattened vesicles of irregular outline and connected at their ends. Okay. तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि पोर्टर ने सबसे पहले सिस्टर्नी, तो ये क्या सिस्टर्नी क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है। ओके, इंटरप्रेटेड फ्लैटेंड वेसिकल्स की तरह होगा, फ्लैटेंड वेसिकल्स जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक रेज जो होते हैं वो बने रहते हैं। आप देख रहे हैं डॉट डॉट करके, इसको रेज कह सकते हैं, और एक आउटलाइन बना होता है, ये सिस्टर्नी होता है। थर्ड वन इज वेसिकल्स। These differ from the tubules only in morphological details. They are generally ovoid or spherical in shape, having the diameter
from 25 to 50 micrometer. Its membrane resembles plasma membrane. वेसिकल क्या होते हैं, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर होता है और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो रिजेंबल करेगा किसकी तरह, वो भी इसकी तरह आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इसका मेम्ब्रेन ये रिजेंबल करता है। ओके, तो ये हो गया आपको 3 फॉर्म्स। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स 3 फॉर्म्स होते हैं किसके, प्लाज्मा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फॉर्म्स होते हैं। क्लियर? अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम फंक्शन पढ़ेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स? तो पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी आप ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका आपको फंक्शंस पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि इसमें कितने फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करते हैं और ये हमारे सेल में है तो इनका क्या वाइटल रोल क्या है, वो इस फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म एज एन एक्सेसरी टू द साइटोस्केलेटन। ओके, तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले साइटोस्केलेटन की तरह एक फ्रेमवर्क की तरह ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, पूरे सेल को एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड है, इट एक्ट्स एज ए कंटिन्यूअस इंट्रासेलुलर। ओके, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर आप देख रहे हैं, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि विद इन द सेल, सेल के अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोसोल एंड बिटवीन द साइटोसोल एंड एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर इट मींस सेल के बाहर, मीडियम एक्सचेंजिंग मटेरियल्स विद द साइटोसोल बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, यहाँ पे आप समझ सकते हैं अच्छे से कि ये क्या करेगा, सबसे पहले तो कंटिन्यू रखेगा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो कि सेल के अंदर होता है, उसमें जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसको ये परफॉर्म करेगा, कंटिन्यू रखेगा। इसके अलावा वो भी किसके साथ, तो न्यूक्लियस एंड साइटोसोल, साइटोसोल जो जितने भी फ्लूइड होते हैं सेल के अंदर उसको साइटोसोल कहा जाता है। और उसके साथ साथ साइटोसोल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में भी ये एक्सचेंजिंग करते हैं, मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, और किस फॉर्म में, तो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होता है। थर्ड फंक्शन हम देखते हैं, द RER, इट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम collects and stores in the fluid of its cavity the protein synthesized by its surface bound ribosomes। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि RER, तो RER का मेन फंक्शन क्या है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ओके, और प्रोटीन को सिंथेसिस करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने कैविटी में उसको स्टोर करेगा। ओके, जो कि सरफेस बाउंड राइबोसोम्स जो होते हैं उसको ये स्टोर करेगा। Many of these proteins are first processed by means of enzymes। Okay? तो सबसे पहले जो प्रोटीन ऑलरेडी बन के उसमें जो स्टोर हुआ है वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो सबसे पहले वो प्रोसेस करेगा एंजाइम की तरह एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स और टू द साइटोसोल फॉर यूज बाय वेरियस अदर ऑर्गेनल्स। उसके बाद वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा और वहां से डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं उसका वो यूज करेंगे। फोर्थ फंक्शन कहता है कि द SER, अब SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिच इन अदर इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स व्हिच ब्रिंग अबाउट सिंथेसिस ऑफ triglycerides for storage such as in adipose tissues of phospholipids and cholesterol in all cells for generation new unit membrane। Okay, for generation of new unit membrane। तो new unit membrane के लिए जो लिपिड होता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का बना होता है, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं, रिक्वायर्ड फॉर सेल रिपेयर, ग्रोथ एंड डिवीजन एंड ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स इन सर्टेन endocrine glands। फिफ्थ फंक्शन देखेंगे, इन लीवर सेल्स द SER is involved in synthesis of lipoproteins and carbohydrates metabolism, synthesis of glycogen
जिसको ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं, इट्स स्टोरेज एंड इट्स सब्सिक्वेंट ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं, वो दोनों फंक्शन इसमें होते हैं। यानी कि लिवर सेल में जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी होगा, ये स्टोरेज जो इसमें ग्लाइकोजन होते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन भी जो होगा वो लिवर में होगा, वो इंडोप्लाज्मिक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण होता है। तो दो प्रोसेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोजीनेसिस। तो ग्लाइकोजीनेसिस क्या कहेंगे, जो ग्लाइकोजन होते हैं ग्लाइकोजन का सिंथेसिस क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजीनेसिस कहलाएगा। ओके, और उसका स्टोरेज वहाँ पे क्या होगा, लिवर सेल में होता है। उसके बाद उसी सब्सिक्वेंट ब्रेकडाउन वो क्या पे होगा कि ग्लाइकोजन का फिर ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में अगर, तो उसको ग्लाइकोजीनोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दो टर्म को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, और दोनों ये परफॉर्म होता है लिवर में, और लिवर में कौन सा परफॉर्म करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। 6 फंक्शन है, इट्स वेसिकल्स रिफॉर्म द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएगा, आपको कितने बार आ चुका है ये कि इट्स वेसिकल्स। तो किसका वेसिकल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसिकल्स है वो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में टेलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से रीअपियर करता है। दिस मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स एट अर्लियर स्टेज ऑफ डिवीजन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 7 फंक्शन, आप 7 नंबर फंक्शन देखेंगे। इन मसल सेल्स it serves for intracellular conduction of impulses and release and withdrawal of calcium ions। तो कैल्शियम आयन का यहाँ पे रिलीज करेगा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो मसल कंट्रैक्शन है उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इन लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड लीवर सेल्स एक्सेट्रा। SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस एंटीजेंस। जितने भी एंटीजेंस आते हैं उसका जो है लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। ओके, तो ये हो गए आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हो गए। क्लियर? तो ये आप फंक्शन आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, और इसको अच्छे से आप याद करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, और वो टॉपिक अभी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ टर्म्स हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में अगर आए तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है एर्गोस्टोप्लाज्म। ओके, एर्गोस्टोप्लाज्म क्या होता है? तो इन 1900 ग्रानियर coined the term ergastoplasm for the specialized endoplasmic reticulum with ribosomes. Furthermore, they show special staining and cytochemical properties and may be connected with ER. तो ये स्पेशल टाइप का उन्होंने ग्रानियर ने डिस्कवर किया और बताया कि एर्गोस्टोप्लाज्म भी एक पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। माइलॉइड बॉडीज क्या होते हैं? तो ये आप देख लें कि these are another type of specialized endoplasmic reticulum which are found in the pigmented epithelial cells of retina। क्योंकि अभी मैंने बताया रेटिना में मौजूद होता है। Ribosomes are not found attached to the them. It consists of vesicles and tubules together near the basement membrane of the cell, so they act as photoreceptors of the cells। तो जो रेटिना के अंदर जो एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको कहते हैं माइलॉइड बॉडीज कहते हैं, और वो माइलॉइड बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करता है रेटिना में। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं? Claude in 1941 separated these tiny components which are pieces of endoplasmic reticulum to which ribosomes are also associated presence of RNA helps in protein synthesis।
तो क्लॉड ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इन्होंने सेगमेंट में तोड़ दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ओके, और उसी को उन्होंने क्या कहा, माइक्रोसोम्स का, क्लियर, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। आप एडिशनली इसको जो कुछ टर्म्स है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये देगा। चलिए अब नेक्स्ट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ेंगे, और वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है गोल्जी एपैरेटस। ओके, गोल्जी एपैरेटस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्जी एपैरेटस। तो नाम से क्लियर है और क्लास 9 से ही आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ आई थिंक आप उससे काफ़ी फैमिलियर होंगे, गोल्जी बॉडीज से, गोल्जी एपैरेटस से, ओके, एंड डिक्टियोसोम से, जिसको कि प्लांट्स में हम लोग डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं, ओके। एंड इसके साइंटिस्ट का नाम आई थिंक नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जिससे भी पूछा जाए तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता देते हैं, जो भी बायो पढ़ रहे हैं वो बता सकते हैं कि इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया, उन्हीं के नाम पे गोल्जी एपैरेटस का नाम पड़ा, और वो साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, ओके, गोल्जी एपैरेटस। द गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स are simple unit membrane systems present both in higher plants and animals, and were first discovered by Camillo Golgi in 1898. They consist of many flat, disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter. They are stacked parallel to each other. एक दूसरे के पैरेलल ये मौजूद होते हैं। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex piece or the forming phase and concave trans or the maturing phase. ओके, तो यहाँ कह रहा है कि ये जो सिस्टर्नी होते हैं वो कंसेंट्रिकली जो कहाँ मौजूद होंगे, वो न्यूक्लियस के नियर में मौजूद होंगे, और उसमें दो फेस होते हैं। एक कॉन्वेक्स फेस होता है जिसको सीस कहते हैं, जो कि फॉर्मिंग फेस होता है, एंड दूसरा जो होता है कॉन्केव ट्रांस और जो मैच्योरिंग फेस होता है। द सीस एंड देन ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। दोनों एक दूसरे से काफी डिफर होते हैं, बट क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, एक दूसरे से क्या होंगे, वो कनेक्टेड होंगे, क्लियर। तो जो कि अभी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपको कि किस तरह से एक दूसरे से वो डिफर कैसे है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चरली गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। Each dictyosome in turn consists of 3 to 7 overlapping flattened and covered sacs, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, bordered by tubules, vesicles and vacuoles। और वो किससे bordered होंगे, तो tubules से होंगे, vesicles से होंगे and vacuoles से होंगे, clear। Each dictyosome is a polarized structure having convex and proximal forming or cis face close to the nucleus or endoplasmic reticulum। यहाँ पे देख रहे हैं इस लाइन को आप समझें कि जो भी एक डिक्टियोसोम जो होंगे उसमें क्या होगा, पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होगा, और वह स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। एक होंगे कॉन्वेक्स जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाता है, इसको फॉर्मिंग सिस फॉर्मिंग बोलेंगे, और फेस क्लोज टू न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वो फेस किए हुए होता है, कॉन्वेक्स पार्ट वाला। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको। एंड अ कॉनकेव, ओके, इसके साथ साथ जो एक दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वह होगा आपको कॉनकेव वाला पार्ट होता है, क्लियर। तो कॉनकेव पार्ट जो होगा एंड जिसको डिस्टल पार्ट भी बोलते हैं, और मैच्योरिंग ट्रांसफेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में ये होगा कौन सा पार्ट, तो इसका जो ट्रांसफेस जो होता है, जो डिस्टल होता है ट्रांसफेस, जो टुवर्ड्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और सी स्पेस जो होगा वो कॉन्वेक्स शेप का होता है और वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के साइड होगा। आप डायग्राम में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दो पार्ट है, आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है और नीचे जो है न्यूक्लियस का पार्ट है। ओके, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला, एसिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप देख रहे हैं, इसका मैं डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक एक करके ये ट्रांजिशन वेसिकल्स है, ओके, ट्रांजिशन ट्यूब्यूल है जो कि इससे ब्रेक होता है, ट्यूब्यूलर पार्ट जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। The cis is marked by the presence of small transition vesicles. ओके, तो cis को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें छोटे छोटे ट्रांजिशन वेसिकल्स जो होते हैं उसी से हम लोग पहचानते हैं कि यह एक cis पार्ट है और वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स विच कंटिन्यूअसली फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ, ओके, यहां से ब्रेक हो गया, ब्रेकिंग ऑफ एडजेसेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and then unite to form a new proximal cisterna of dictyosome. उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टर्ना फॉर्म होगा, प्रॉक्सिमल सिस्टर्ना जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट होता है, क्लियर, जो कि यूनाइट करके बनता है। एट इट्स मैच्योरिंग फेज द डिजिटल सिस्टर्ना इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट बाय इट्स ब्रेकिंग ऑफ इनटू सेक्रेटरी वेसिकल्स। आप यहाँ देख रहे हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रांसफेस होता है उसके सिस्टर्ना वो ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके जो बनाएंगे यहाँ पे वो सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ओके, सेक्रेटरी वेसिकल जिसमें जो लाइसोसोम आगे जाके लाइसोसोम बनता है। एट इट्स मैच्योरिंग फेज द डिजिटल सिस्टर्ना इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट बाय इट्स ब्रेकिंग ऑफ इनटू सेक्रेटरी वेसिकल्स। Thus there is a continuous renewal of the dictyosomes. ओके, तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि कंटिन्यू रिन्यू करते रहेगा, डिक्टियोसोम कंटिन्यू रिन्यू करते रहेगा। ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ डिक्टियोसोम इज बाउंड बाय स्मूथ ट्राइलैंडर यूनिट मेम्ब्रेन लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दोनों इससे बना होता है यहाँ पे। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं और मैंने इसको समझा भी दिया। ओके, तो ये गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर को। चलिए अब इसके फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके फंक्शंस को हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, द मेजर फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट इट इज अ स्पेशल एंडोमेम्ब्रेन कंपार्टमेंट interposed between endoplasmic reticulum and extracellular medium. इस एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच का ये इंटरपोज्ड जो सिस्टम कंपार्टमेंट होता है, थ्रू इट देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रैफिक ऑफ फ्लूइड्स। ओके, इसके थ्रू जो कंटिन्यूअस ट्रैफिक ऑफ फ्लूइड्स, इट मींस फ्लूइड का ट्रैफिक की तरह वो बहते रहता है, macromolecules, membrane components and other cell constituents. The various substances may be transferred by Golgi complex as such, or these may be modified and transformed during transportation as follows. तो इसमें क्या देखेंगे कि वेरियस सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसफर्ड होते रहेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और फिर दूसरे सिस्टम जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसमें ये जाएंगे, मॉडिफाइड होते रहेंगे, ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होते रहेंगे। तो इसमें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होंगे इसको चलिए देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है आपको यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है आपको कैसे, तो वन बाय वन सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट है जो पॉइंट है वो कह रहा है कि काजल जो है साइंटिस्ट का नाम है, postulated that Golgi complex has an important role in the secretory activities of the cells. ओके, तो सेक्रेटरी एक्टिविटीज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे ट्रांसफेस से बनता है और उससे जो है यहाँ पे वो सेक्रेटरी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व होता है।
Now, it has been ascertained that the endoplasmic reticulum and Golgi complex together play the key role in biosynthesis. Anabolic metabolism भी कहते हैं, transport and release not only of secretory proteins but also of certain intracellular enzymes contained in lysosomes and peroxisomes. तो ये कह रहा है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं इसका रोल बायोसिंथेसिस में तो होता ही है, इट मीन्स यूनिट मेम्ब्रेन बनाने में इसका फंक्शन होता है जो कि एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं और रिलीज भी करते हैं, हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज करते हैं और सेक्रेटरी प्रोटीन्स भी। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ये सर्टेन इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कंटेन किए रहते हैं, जैसे जो लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। The whole process of secretion can be divided into the following 6 steps. तो आप यहाँ पे 6 steps जब आप पढ़ेंगे वन बाय वन तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये secretions जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहला है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय राइबोसोम्स ऑफ RER। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, आप वन बाय वन लाइन बाय लाइन आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स के थ्रू जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ये होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारे प्रोटीन्स जो होंगे एग्रीगेट होंगे। एग्रीगेशन ऑफ दिस प्रोटीन्स इन द लूमेन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लूमेन जिसको खाली स्पेस बोलते हैं, उसमें ये सारे प्रोटीन क्या होंगे कि एग्रीगेट होंगे यानी कि स्टोर होंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स through a smooth endoplasmic reticulum SER to transition tubules and vesicles which fuse with the condensing vacuoles of Golgi complex present at maturing phase of the complex. Okay? इसके बाद क्या होगा कि वह किस में जाएगा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो ट्रांजिशन ट्यूब्यूल्स में चले जाएंगे और वहां से जो वेसिकल्स होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसमें जाके कंडेंस हो जाएंगे। Concentration of the secretion by loss of water in the condensing vacuoles which thereby become zymogen granules। उसके बाद क्या होगा कि उस जो वेसिकल है उसमें कंडेंसेशन होगा एंड कंडेंसेशन के बाद क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर होगा और फिर कंडेंस करके वो वैक्यूल्स में जो नियर बाई वैक्यूल्स है उसमें चला जाएगा और वो जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ द मेम्ब्रेन यानी कि वहां पे क्या होगा, रप्शन होगा और रप्शन होने के बाद वो डिसोल्यूट करेगा मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन फॉर्मिंग अ टेम्पररी ऑरिफिस थ्रू विच एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रीशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। और उसके साथ साथ वहां पे टेम्पररी ऑरिफिस यानी कि एक होल बनेगा, होल बनने के साथ साथ वो एक्सोसाइटोसिस यानी कि आउटसाइड द सेल जो सेक्रीशन है उसका चला जाएगा, फिर दूसरे सेल को मिल जाएगा। द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में ऑल्सो बी रिटेन इन द साइटोसोल फॉर टेम्पररी स्टोरेज। तो वो जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है वो सेल में भी मौजूद रह सकता है कुछ समय के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। Okay, glycosylation of lipids and proteins to produce several types of glycolipids and glycoproteins is also a major function of Golgi complex. Okay, इसमें देखते हैं तो ग्लाइकोसाइडेशन जो लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्मेशन, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक मेजर फंक्शन है। लिपिड एंड प्रोटीन बैकबोन्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर रिसीव्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम endoplasmic reticulum through transitional vesicles and oligosaccharides are then added to these in the Golgi system. Finished glycolipids and glycoproteins are packaged into secretory vesicles at maturing phases of the dictyosomes. Ultimately, these vesicles fuse with plasma membrane and become incorporated in it. Okay? Thus, there is a continuous flow of membrane components from endoplasmic reticulum, Golgi complex and plasma membrane. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस जो फ्लो होता है मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स का, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सल्फेटेशन of certain glycoproteins occurs in the Golgi complex of cartilage cells to form cartilage matrix.
मैट्रिक्स। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, ओके, जिसको हम लोग कॉन्ड्रीन बोलते हैं, उस कॉन्ड्रीन में वो कॉन्ड्रीन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें, तो उस ग्लाइकोप्रोटीन्स का सल्फेटिशन के कारण जो है वो बनता है, वो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कारण बनता है। सिंस मेनी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लाइसोसोम में जो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और हाइड्रोलाइटिक इन नेचर होते हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द डिजिटल सिस्टर्नी ऑफ dictyosomes are capable of selective secretion of enzymes of packaging only hydrolyzing enzymes into some secretory vesicles, which are ultimately destined to become lysosomes. Okay, और वो लाइसोसोम में फॉर्म हो जाता है। पैक्टीन्स एंड सेलुलोज, आपको पता है ये दोनों पार्ट है क्योंकि सेल वॉल में मौजूद होते हैं। पैक्टीन्स एंड cellulose of plant cells are assembled in the Golgi complex prior to their deposition into the forming cell plate in cell division। जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय सेलुलोज एंड पैक्टीन्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे, उससे पहले जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही उसका डिपोजिशन होता है और ऑन टू द सेल वॉल इन ग्रोइंग सेल्स। The maturing phase of dictyosomes appears also to be involved in the formation of melanin granules, in lipid metabolism and in the formation of acrosomes of sperm cells। तो इसका जो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्पर्म सेल का जो एक्रोसोम, जो अपर पार्ट जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही बना होता है। तो इससे हमें ये सारे जितने भी हैं ये फंक्शंस आपने पढ़ लिया और इस फंक्शंस से आपको पता चल गया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ओके, तो ये फंक्शंस था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा है आप लोगों ने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अब एक और जो इसका पार्ट है जो मैंने पहले ही बताया है कि वैक्यूल्स जो भी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये भी पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड filled space in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. तो ये एक वैक्यूल यानी कि समझ लो आपकी ये क्या करता है ना कि ये वैक्यूम की तरह भी काम करता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह। तो जितने भी सेल के अंदर डिब्रीज वगैरह होते हैं वो सारे को ये कलेक्ट कर लेता है। Vacuoles of animal cells arise from Golgi complex and are hence a part of the cytoplasmic endomembrane system. So it is also bound by trilamellar unit membrane called chloroplast. तो ये भी ट्राइलेमरल यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है और इसके आउटर कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सम फ्रेश वाटर एनिमल्स, एज फॉर एग्जाम्पल अमीबा को देख सकते हैं, सेल्स पोजेस 1, 2 or few contractile vacuoles for osmoregulation different from typical unit membrane। तो कुछ ऐसे जो फ्रेश वाटर होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का एक पार्ट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में वो हेल्प करते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन में आपको एक लाइन में बता दूं कि द रेगुलेशन ऑफ एक्सेस वाटर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। इन प्रोटिस्ट्स वैक्यूल्स become food vacuoles and perform the function of engulfing food particles। कुछ प्रोटिस्ट में ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं कि फूड वैक्यूल की तरह काम करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं फूड वैक्यूल उसको इसमें अंदर रख लेते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं, ऑयल वैक्यूल्स होते हैं। तो उसमें अगर जो केमिकल डिपॉजिट हो जाएंगे उसी के नाम पे उसका नाम ये पड़ जाता है वैक्यूल्स। ओके, तो ये रहा आपका इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें एक और पार्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि आउटर कवरिंग होता है न्यूक्लियस का। उसका डिटेल मैं जो नेक्स्ट आपको वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको दे दूंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में मैं बताऊंगा।